बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 सेल स्ट्रक्चर के लिहाज से जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ये एक फ़र्स्ट ऑर्गेनल्स है। जैसे हमने पहले ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी, ये एक फ़र्स्ट ऑर्गेनल होगी जो कि स्ट्रक्चरली क्या थोड़ी सी हमें डिफरेंट भी नज़र आएगी। और ये जो आज का जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बेसिकली ना प्लूरल है, और इसका जो सिंगुलर होगा, जो इसका सिंगुलर है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रियन। सिंगुलर इसका क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियन। अच्छा बेटा, एक बात याद रखें कि जो मैंने अभी कहा था ना कि ये जो हम पहले ऑर्गेनेलिस पढ़ चुके हैं, जैसे ना गोल्जी बॉडीज़ की बात की थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा है, या इसी तरह से वैक्यूल हमने डिस्कस किया है, लाइसोसोम्स हमने पढ़े हैं, ग्लायोक्सिसोम, परऑक्सिसोम्स पढ़े हैं। ये जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं उनकी जो आउटर बाउंड्री होती है ना, या जो उनका एनवेलप होगा वो सिंगल लेड होता है। और आउटर एनवेलप क्या होगा? दैट विल बी सिंगल लेड, यानी उसमें सिंगल मेम्ब्रेनस है वो हमें स्ट्रक्चर जो वो उनमें नज़र आता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये ऐसे हैं कि जो बेसिकली हम कहते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। ये कौन से हैं? दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस हम इनको क्यों कह रहे हैं कि इनकी जो आउटर बाउंड्री होगी वो क्या होती है? डबल लेड होगी। आउटर बाउंड्री क्या होगी? दैट विल बी डबल लेड। अब जो डबल लेड हमें बाउंड्री नज़र आती है ना, उसमें दो जो है वो बेसिकली इसमें हम कहते हैं मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब देखें, इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इस तरह से हम देखते हैं ना, जैसा वो आउटर मोस्ट बाउंड्री बना रही है, और ये ऐसी होती है कि जो कि क्या है? स्मूथ है। तो इसको मैं क्या कहूँगा कि इट इज़ अ आउटर मेम्ब्रेन। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हमें कैसे नज़र आती है कि वो स्मूथ होती है, या दूसरा वर्ड आप इसके लिए ना स्ट्रेच्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन की बात करूँ, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो थोड़ी सी लूज़ मेम्ब्रेन है और फोल्डेड होती है, यानी लूज़ भी है, और ये क्या होगी? इस तरह से लूज़ एंड फोल्डेड मेम्ब्रेन में ये आएगी। यानी ये कौन सी थी? दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो जैसे आउटर है ना, उसके तरह के बिल्कुल पैरेलल नहीं है, स्ट्रेच्ड नहीं होती, बल्कि ये क्या होगी? इस तरह से थोड़ी सी लूज़ मेम्ब्रेन होती है, और उस लूज़ होने की वजह से क्या है? उसमें हमें फोल्डिंग्स नज़र आती हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है? फोल्डेड मेम्ब्रेन है। अब जो इसके जो फोल्ड्स हैं, ये जो भी हम ऐसे बना रहे हैं ना, ये जो फोल्ड्स होते हैं बेटा, इनको हम नाम देते हैं क्रिस्टी का। ये फोल्ड्स क्या होंगे? दिस आर क्रिस्टी। अब ये जो क्रिस्टी है ना, जो फोल्ड्स हैं छोटे छोटे से हमें जो क्रेस्ट इस तरह से नज़र आ रहे हैं, ये इनर मेम्ब्रेन के, चूँकि वो लूज़ होती है, फोल्डेड, उन्हीं फोल्ड्स को हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। जैसे वो होता है ना ट्रफ एंड क्रेस्ट, जैसे वो वेव लाइक मोशन में आप देखते हैं ना, क्रेस्ट वगैरह होते हैं, क्योंकि ये स्मॉल इन साइज है, दैट्स व्हाई दीज आर नेम्ड एज क्रिस्टी। लेकिन बेटे साथ ही ना एक बात याद रखिएगा, ये जो हमने अभी पढ़ा ना कि आउटर मेम्ब्रेन है और इसी तरह से क्या होती है? ये इनर मेम्ब्रेन है। तो बेटे इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो मैं शो कर रहा हूँ, ये सारी एक ना स्पेस भी होगी। यानी उसमें क्या होती है? एक आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस भी होती है, और इस स्पेस को हम नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस का। इसको आप क्या नाम देंगे? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस इसलिए कह रहे हैं ना कि दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान वाली है। और ये जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होती है, एक तो बेटे आपने जहन में रखना है कि ये होती है फ्लूइड फील्ड है, ठीक है, यानी स्पेस ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? एक
यानी फ्लूइड मौजूद है, लिक्विड मौजूद होता है। और ये जो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है इसका एक दूसरा नाम भी हम यूज़ करते हैं, इसको हम आउटर चैम्बर भी कहते हैं। यानी इसको आप क्या नाम देंगे कि दिस इज़ द आउटर चैम्बर। और बाकी रह गया जो इनर मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड अगर आप देखें वहाँ पे भी आपको क्या है ये स्पेस नज़र आएगी, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर। और इसको हम ना यानी ये भी एक्वस मीडियम होता है और इसको बेटे हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का। ये क्या है, दिस इज़ अ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये बेसिकली क्या था जी, इसका इनर पोर्शन है या इनर जो आप कह सकते हैं स्पेस है। अब देखें जैसे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस को मैंने आउटर चैम्बर कहा था, तो मैं जो इनर जो था ना स्पेस जो है जहाँ पे ये मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, उसको मैं इनर चैम्बर भी कह सकता हूँ। इसको दूसरा आप क्या नाम देंगे, इनर चैम्बर होता है। यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस होगी और वो कौन सा है जी, इनर चैम्बर है। और इनर चैम्बर जो होगा उसमें एक फ्लूइड मीडियम मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का। अच्छा बेटे अब ना एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट, ये जो हमने आउटर मेम्ब्रेन पढ़ी है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये हमें नज़र आती है कैसी जी, पोरस। यहाँ पे मैं एक ये वर्ड लिख रहा हूँ, ये कैसी होती है जी, पोरस है। और पोरस हम जब कह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एक तरह के सीव लाइक ये होती है। और सीव लाइक यानी सीव छलनी को कहते हैं जिसके अंदर क्या है होल्स वगैरह मौजूद होते हैं, तो ये सीव लाइक लेकिन वो जो सीव लाइक स्ट्रक्चर है ना वो कैसे बनता है, ये देखें आउटर मेम्ब्रेन थी, इसमें मैंने इस तरह से ना ये स्ट्रक्चर ये ड्रा किया, ये यहाँ पे दोबारा से ये ड्रा कर रहा हूँ इस तरह से। और बेटे ये जो बेसिकली आपको नज़र आ रहे हैं ना आउटर मेम्ब्रेन में, ये जो हम डॉट से डाल रहे हैं और उन दोनों के दरमियान में क्या एक ओपनिंग भी मौजूद है। ये जहाँ जहाँ पे मैंने ड्रा किए हैं सब में ओपनिंग भी है। और ये जो ओपनिंग होती है बेटा इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, पोर है। यानी वो होल होगा यानी पोर होता है। और इसी वजह से मैंने क्या कहा है कि आउटर जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, पोरस। आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, पोरस। और ये जो पोर है ये ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है उसके दरमियान होगा, और वो प्रोटीन जो है वो क्या कहलाती है, पोरिन प्रोटीन। ये कौन सी होगी, पोरिन प्रोटीन होगी। ये बात समझ आ रही कि नहीं। और ये जो ना इन पोर्स की वजह से ना हम ये कहते हैं फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह से होगी, यानी लार्जर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इसमें से पास ऑन हो जाते हैं। लेकिन ये पोरस जो स्ट्रक्चर था या सीव लाइक ना इनर मेम्ब्रेन पे नहीं होता, और वो क्या है प्योरली जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। कौन सी, इनर मेम्ब्रेन। वो क्या होती है, प्योरली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आती है। बाकी रह गया बेटे इसमें ना अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिहाज से बात करूँ ना तो हम ये कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है दीज आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। यानी जो भी यूकैरियोट के सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से आते हैं, प्रोटिस्ट वाले हो गए, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स। तो उन यूकैरियोट्स के अंदर क्या है ये मौजूद। और है भी ऐसे ही ना कि जब हम इसको ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में ले रहे हैं तो बेटा ये फिर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होती है। बाकी रह गया इसमें अगर हम शेप के लिहाज से बात करें तो उसमें क्या होगा, वेरिएबल इन शेप। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना वो डिफरेंट शेप्स के आपको मिलेंगे। मतलब ये है कि वो कैसे हो सकते हैं, दैट इज़ दे मे बी राउंड, रॉड लाइक, ठीक है ना, ओवल इन शेप भी हो सकते हैं या डिस्क लाइक भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसा भी मर्जी शेप हो लेकिन उनमें क्या होगा, बट दे हैव या दे शो सेम स्ट्रक्चर। उन सब का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या है, एक जैसे। यानी अब रॉड लाइक है ना उसमें भी स्ट्रक्चर सेम होगा कि आउटर स्मूथ और इनर क्या होगी, फोल्डेड मेम्ब्रेन होगी। यानी शेप वेरी कर सकती है लेकिन जो इनका हम कहते हैं जो स्ट्रक्चर है वो सब का सेम रहेगा।
अब बेटे जहाँ तक ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का ताल्लुक है, जो एक लिक्विड मीडियम होता है, ये भी आपको ग्रैन्युलर सा नज़र आएगा। ये कैसा नज़र आता है हमें? ग्रैन्युलर सा। ये देखिए मैं इस तरह से ना ये डॉट्स से बना रहा हूँ और ये ना डॉट्स आपको ना पूरे मैट्रिक्स के अंदर ऐसे नज़र आएंगे, ठीक है। और ये जो डॉट्स है ना ये बेसिकली क्या है? राइबोसोम्स हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर द राइबोसोम्स। यानी ये देखिए मैं इसमें लेबलिंग भी कर देता हूँ। ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं दीज आर राइबोसोम्स। और बेटा जो राइबोसोम्स इनमें होंगे ना वो कौन से हैं? दीज आर 70S राइबोसोम्स। ये क्या मैं नाम दे रहा हूँ इसका? 70S। यानी इनका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो क्या है? 70S होगा। और ये देख लें बेटे ये ना उस लिहाज से ना प्रोकैरियोटिक जैसा है ना राइबोसोम, वो उस तरह के होंगे। अब ना राइबोसोम की जो प्रेजेंस है इसकी वजह से हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये वाले जो है ना ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपनी प्रोटीन से वो खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखिए ना राइबोसोम का फंक्शन ही क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अगर एक ऑर्गेनल है उसमें राइबोसोम्स मौजूद हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि उन राइबोसोम्स की मदद से वो कुछ अपनी प्रोटीन्स या एंजाइम्स होते हैं वो सिंथेसाइज करवा सकती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे मैं एक ना जस्ट लाइक दिस ना ये एक सर्कुलर ये शो कर रहा हूँ ये पोर्शन। और ये बेटा जो पोर्शन है दिस इज़ द DNA। ये इसमें क्या होता है? DNA है। सिंपली DNA भी लिख सकते हैं या आप इसको माइटोकॉन्ड्रियल DNA का नाम भी दे सकते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है तो देखें ना जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि प्रोटीन बनती है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है और हम जो है ना वो इंशाल्लाह चैप्टर 2 के अंदर यहाँ पे भी बात करेंगे। जब भी आप एक प्रोटीन बनाते हैं ना तो वो कहाँ से बनती है? DNA से। लेकिन DNA से प्रोटीन कैसे बनेगी कि DNA से पहले हम मैसेंजर RNA बनाते हैं और फिर वो जो मैसेंजर RNA होगा उससे हम क्या करेंगे? प्रोटीन बना लेंगे। और अभी हम बोल रहे थे ना कि जो राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। अपनी प्रोटीन्स क्या है? वो खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो भैया अगर ना ठीक है प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए कौन से अमीनो एसिड्स होने चाहिए, कितने अमीनो एसिड्स होने चाहिए, उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी फॉर एवरी प्रोटीन 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, नंबर 2 नंबर ऑफ अमीनो एसिड। पहला क्या था? टाइप ऑफ अमीनो एसिड। नंबर 2 क्या है? नंबर ऑफ अमीनो एसिड। और थर्ड क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ये एक प्रोटीन बनाने के लिए क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो सीक्वेंस है और टाइप्स होती हैं ना उनके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होगी? DNA। लेकिन DNA से डायरेक्ट तो नहीं प्रोटीन बनती, वो तो RNA से बनती है। तो पहले हम DNA से क्या मैसेंजर RNA और उससे क्या करेंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अब खुद आप देखें ना अगर ना यहाँ पे राइबोसोम्स भी हैं, यहाँ पे DNA भी मौजूद है, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपनी प्रोटीन से वो खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे ना जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसकी कंपोजिशन में कुछ और सब्सटेंसेस भी होती हैं। उनमें ना एक मैं आपको बता देता हूँ एंजाइम्स होंगे, लेकिन वो जो एंजाइम्स है ना इस मैट्रिक्स में यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये जो एंजाइम्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर वो किसके लिए होंगे? जो रेस्पायरेशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब देखें ना आपने पढ़ा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करते हैं कि जो फूड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करेंगे और फूड मटेरियल की ब्रेक डाउन के बाद वो क्या जो एनर्जी रिलीज़ होगी उससे जो सेल है वो अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे वो जो फूड ब्रेक डाउन हो रहा है रेस्पायरेशन के दौरान उसके लिए जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? शाबाश, इसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होंगे। बात समझ नहीं? ये आपने ना मैट्रिक में पढ़ा था, यहाँ पे हम चैप्टर 4 में बात करेंगे क्रेब्स साइकिल।
जो क्रेब्स साइकिल है वो बेसिकली क्या है, यानी एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें पायरुविक एसिड है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है। वैसे जो रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स होते हैं, पहला ग्लाइकोलिसिस है, वो तो हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म में होगा, तो उसमें पायरुविक एसिड बनता है। फिर पायरुविक एसिड फाइनली जो ब्रेक डाउन होता है ना, वो 3 स्टेप्स होते हैं। एक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड आएगा, दूसरा क्रेब्स साइकिल होगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये सारे स्टेप्स कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसलिए ना हम ये कहते हैं कि जो फाइनल ब्रेक डाउन होगी ना, और कंप्लीट ब्रेक डाउन जो ग्लूकोज की होती है वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, और ऑलमोस्ट जितनी भी वहाँ पे एनर्जी थी वो एटीपी की फॉर्म में क्या रिलीज़ हो जाएगी। तो बेटे पहली बात ये कि यहाँ पे क्या है, ये एंजाइम्स भी मौजूद हैं। फिर बेटे एंजाइम्स के अलावा यहाँ पे मैं एक कर रहा हूँ, एडीपी भी होता है, ठीक है, पीआई लिख रहा हूँ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी मौजूद है, ज़रा उनको मिलाएंगे तो एटीपी बनेगा। फिर बेटे इसी तरह से ना इनमें एक ये NADP भी लिख सकते हैं या NADPH, निकोटीन NAD पढ़ा था ना, मैट्रिक में दिया था, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और साथ P लगा है फॉस्फेट। तो ये जो H वाला होगा ना, ये रिड्यूस फॉर्म होती है, और NADP क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म, ये भी वहाँ पे क्या है मौजूद होंगे। अब आखिरी बात बेटे स्ट्रक्चर के लिहाज से, अगर हम ना माइटोकॉन्ड्रिया को यूं ऑब्ज़र्व करें, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पे आपको इस तरह से ना ये स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ये जो ब्लू कलर में मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये देख लें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यूं नॉब लाइक है। ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कई बुक्स में लॉलीपॉप लाइक भी कहा होता है। तो ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये मौजूद होंगे, और इनको ना हम ये वाले जो लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इनर मेम्ब्रेन पे होंगे, इनको हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, या इनका एक और नाम भी था फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी इनको आप क्या कहेंगे, दीज आर F1 पार्टिकल्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये कौन से हो जाएंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब बेटा एक बात याद रखना, ये जो F1 पार्टिकल्स है ना, ये इनर मेम्ब्रेन पे और किस साइड पे होते हैं मेम्ब्रेन के, द साइड विच इज़ टूवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी उस साइड पे नजर आती है। इंटर मेम्ब्रेनल जो स्पेस है उस साइड पे नहीं होंगे, ये इनर मैट्रिक्स की तरफ होते हैं। ये बात क्लियर होगी। अब बेटे एक बात यहाँ पे और भी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये हमने अभी तक जो बात की है ना कि 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनमें क्या होंगी, ये 2 मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर और इनर। तो भाई कोई भी मेम्ब्रेन आप लेते हैं ना, तो जो मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, लिपिड बाइलेयर। यानी इसमें मैं इस तरह से बात करूँगा कि इनमें दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं आउटर और इनर, उनमें ना यूँ आपको क्या नज़र आएंगे, दीज आर द लिपिड मालिक्यूल्स। और वो लिपिड मालिक्यूल्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक दिस, ये 2 लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होंगे, और इसको हम क्या नाम देते हैं, लिपिड बाइलेयर। लेकिन मैं यहाँ पे ना साथ ही थोड़ी सी बात कर देता हूँ, वो जो F1 पार्टिकल थे, या सिंपली ना इनको F पार्टिकल्स फ़िलहाल लिख देते हैं। ये F पार्टिकल जो होगा इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो मैं पार्ट ऐसा से लिख रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस, ये देखें, इसमें ना ये देख लें, ये क्या था, इसका ना वो बेसल पार्ट है, ये इसका क्या है, एक बेसल पार्ट है किसका, F पार्टिकल का। और ये जो बेसल पार्ट होगा जो मेम्ब्रेन में लिपिड जो आप कह सकते हैं बाइलेयर, उसके अंदर एम्बेडेड फॉर्म में है। यानी ये क्या है, जो लिपिड बाइलेयर थी उसके अंदर ये क्या होता है, इस तरह से एम्बेडेड फॉर्म में हमें ये नज़र आता है। किस फॉर्म में नज़र आएगा, एम्बेडेड फॉर्म में ये। और बेटे इस तरह से ना ये F0 इसको कह देते हैं। लेकिन इसी का एक ये पोर्शन में यहाँ पे ये देखें ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये देख लें, इसमें ना मैंने क्या किया, यानी वो सेम जो है वो शो किया है, यानी बेस जो थी F0 वाली, लेकिन इसमें से ये देखें इस तरह से ना
ये एक एलिवेटेड जो मेम्ब्रेन से बाहर वाला पोर्शन होता है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। एंड दिस वन इज़ F1 पार्टिकल। वो कौन सा था? F0 पार्टिकल था, और ये कौन सा? F1 पार्टिकल। बात समझ आ रही कि नहीं? और ये देख लेना, ये जो F1 वाला पोर्शन होता है ना, वो किधर होता है? टुवर्ड्स मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पे जो F1 पोर्शन है, हम इसके बारे में कहते हैं कि इट कंटेन्स एंजाइम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? एंजाइम मौजूद है, और वो बेटे जो एंजाइम है उसका हम नाम रखते हैं क्या जी? ATP सिंथेज। कौन सा होगा? यानी वो जो एंजाइम है वो क्या है? दैट इज़ ATP सिंथेज, जो कि क्या होता है? इस F1 पार्ट के अंदर मौजूद होगा। अब बेटे आसान सी बात बता देता हूँ कि जैसे अभी हमने कहा है ना कि जो रेस्पिरेशन में ये क्या करता है? हेल्प करेगा। उसमें बेटे होता ये है कि जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा होता है ना, तो इसमें ख़ास तौर पे ना जो प्रोडक्ट्स बनती हैं NADH भी बनेगा, और इसी के साथ साथ जो होता है ना, इसमें जिसको आप कहते हैं ATPs वगैरह भी प्रोड्यूस होती हैं। अब देखें जो इसमें NADH है, NADH जो था बेसिकली क्या है? ये रिड्यूस फॉर्म। जैसे हमने पहले कहा ना, अगर H आ रहा है तो वो क्या होगा? रिड्यूस फॉर्म होगी। यहाँ पे ये मैं ऐसा H लिख रहा हूँ। अगर सिंपली NAD लिख देते हैं तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज फॉर्म। NAD पॉजिटिव भी होता है। अब ये जो NADH है, ये एनर्जी रिच होता है। जिस साथ ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये बेटे बनाता है इस तरह से NAD पॉजिटिव प्लस क्या है? H पॉजिटिव प्लस क्या हो गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से रिलीज़ होने के बाद हम ये कहते हैं कि दे मूव थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिलहाल मैं ये शॉर्ट सा बता रहा हूँ, ये इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 में डिटेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या दे विल मूव डाउन। लेकिन जैसे जैसे ये वो मूव करते हैं साथ साथ एनर्जी लूज़ करेंगे, और वो जो एनर्जी होती है ना, वो बेसिकली यूटिलाइज होगी कि जो H पॉजिटिव आयंस बने थे ना, कहाँ पे? इस मैट्रिक्स के अंदर। उन H पॉजिटिव आयंस को किधर भेज दिया जाता है? दे आर पम्प्ड इनटू इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। यानी H पॉजिटिव आयंस जो बने हैं किससे? NADH के ऑक्सीडेशन से, वो क्या होंगे? दे विल बी पम्प्ड इनटू द इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। लेकिन भाई जब वो स्पेस के अंदर जा रहे होते हैं ना, आसान सा बताता हूँ, उसके लिए क्या होगी? एनर्जी चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये। क्यों? पहले H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है और ज़्यादा मूव कर रहे हैं लोअर से हायर की तरफ, तो वो एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कौन सी यूज़ होती है? ये जिस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जब वो मूव करते हैं, वही एनर्जी जो है वो H पॉजिटिव आयन को इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में भेजने के लिए क्या है? यूज़ होगी। लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा, ये H पॉजिटिव आयंस वापस ना फिर मैट्रिक्स में आते हैं। ये क्या करते हैं? वापस फिर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। और ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो इनर साइड से ये आउटर साइड पे क्या कर रहे थे? मूव करके आ रहे थे। जब ये मूव करके आते जाएंगे तो साथ साथ क्या होगी? एनर्जी भी रिलीज़ होगी। अब वो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो एनर्जी क्या है? यहाँ पे हमने कहा था ना, वो ATP सिंथेज एंजाइम है, वो क्या करता है? ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा। यानी देखें, जब H पॉजिटिव आयंस हैं वो यहाँ से वापस मूव करेंगे, वो एनर्जी दोबारा लूज़ करेंगे। क्यों? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में उनको भेजने के लिए आपने एनर्जी दी थी। कहाँ से दी थी? जो इलेक्ट्रॉन ने लूज़ की। अब ये बिल्कुल ऐसे ही ना, देखें जब हम घर के अंदर ना जो पानी वाली मोटर है वो ऑन करते हैं, अब जो वाटर ऊपर टैंक के अंदर जा रहा है, और वो जब जाएगा तो क्या है? लोअर से हायर लेवल पे जा रहा है, एनर्जी चाहिए, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं। अब वो जो पानी के टैंक के अंदर जो हमें पानी नज़र आता है ना,
वो सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि वो वाटर है, बल्कि क्या थी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने यूज़ किया है वो उसके अंदर हमें क्या है स्टोर्ड फॉर्म में नज़र आएगी, यानी एक तरह की वो स्टोर्ड एनर्जी को ज़ाहिर करेगा। हाँ, जब आप टैप खोलते हैं वही वाटर क्या है, व्हेन इट फ्लोज डाउन, तो जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी ना जो पंपिंग के दौरान उसमें स्टोर हुई थी वो क्या होगी, व्हेन इट विल फ्लो डाउन सेम एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी वही वो दोबारा से क्या है एनर्जी काइनेटिक में यूज़ कन्वर्ट होगी। हाँ, अगर मैं उसके आगे छोटी सी टरबाइन रख देता हूँ उसको वो रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फिर से प्रोड्यूस की जा सकती है। तो यानी इस तरह से क्या है वो वाटर जब वापस मूव करता है तो हमें एनर्जी वापस मिल भी जाती है। यहाँ पे बिल्कुल वही है कि जब आपने H पॉजिटिव आयन को इंटरमेम्ब्रेनर स्पेस में भेजा था, अब एनर्जी आपने यूज़ की, इलेक्ट्रॉन ने जो लूज़ की थी, और जब वो H पॉजिटिव आयन से वापस फिर क्या होंगे मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे। ये देखिए ना, ये जो F पार्टिकल्स मैंने बनाए ना ये उसकी डायग्राम है। जब वो वापस जाएंगे तो एनर्जी जैसे हमने कहा ना पानी फ्लो करेगा डाउनवर्ड, वो वापस वो एनर्जी लूज़ करेगा, तो यहाँ पे H पॉजिटिव वो लूज़ करेंगे। लेकिन ये जो F1 पार्टिकल है इसमें एंजाइम होता है ATP सिंथेज, वो क्या करेगा ADP और फॉस्फेट को मिला के, यहाँ पे मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ, जब ये बनती है ना तो ADP प्लस PI लिखता हूँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ये E लिख दिया एनर्जी, ये मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा ATP। ये क्या बन गया ATP। और बेटा एक याद रखिएगा, जब किसी के अंदर फॉस्फेट ऐड करते हैं, देखें ना ADP क्या था एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP क्या है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसमें 2 फॉस्फेट है, और जब ATP बना तो ट्राइफॉस्फेट हो गया, 3 हो गए। तो आपने क्या किया है ADP में तीसरा फॉस्फेट ऐड किया ना, और जो हम फॉस्फेट ऐड करते हैं उस एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप को बेटे हम एक टर्म ये मैं लिख रहा हूँ जो हम यूज़ करते हैं फास्फोराइलेशन, यानी ATP जो है वो किसके थ्रू बना है फास्फोराइलेशन के थ्रू। लेकिन बेटा जो एनर्जी है जो होती है ना इलेक्ट्रॉन सारे लूज़ कर रहे होते हैं वो ऑक्सीडेशन की एनर्जी है। वो कौन सी एनर्जी है ऑक्सीडेशन की है। अब बेटे वो जो ऑक्सीडेशन वाली एनर्जी जो लूज़ हुई ना उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है पूरा प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यानी जो ATP यहाँ पे बन रहा है ये कौन सा प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यानी फास्फोराइलेशन हो रही है, फॉस्फेट ऐड हो रहा है, लेकिन उसमें एनर्जी ऑक्सीडेशन की थी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं एक बात करूँगा, जब ना प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ATP बनाएंगे, फास्फोराइलेशन वो भी है लेकिन वो फोटो फास्फोराइलेशन होगी कि उसमें जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं वो लाइट की फॉर्म में होती है। अब ये देखें चूँकि यहाँ पे ना फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी जब ATP की फॉर्म में हमें मिल रही है, और फिर हम वो ATP जो है ना वो कह सकते हैं यूटिलाइज होंगे फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द सेल और फॉर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो अब एक तरह का हम ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वो फूड में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके क्या कर रहा है मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द यूटिलाइजेशन इन सेल और बॉडी। तो अब ना एक तरह के सेल को या बॉडी को एनर्जी दे रहा है ना, तो बेटा इस वजह से हम जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको एक नाम देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी क्या हो जाएंगे ये पावर हाउस ऑफ सेल कहलाएंगे। यानी ये एक सेल के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है, शाबाश माइटोकॉन्ड्रिया से। बाकी बेटे इसमें एक यहाँ पे थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ कि जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए बेटे जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ना ये सेल टू सेल वेरी करता है, ठीक है ना, यानी हम ये कह रहे हैं कि इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल के लिहाज से क्या होगा वेरी करेगा। और हम ये कहते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी कोई भी सेल है अगर आप ना उसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखना चाह रहे हैं ना
तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसके की एक्टिविटी कैसे है। मिसाल के तौर पे देखें, हमारे जो स्किन के सेल्स हैं ये जस्ट बॉडी की क्या कर रहे हैं, एक कवरिंग बना रहे हैं। जब बॉडी की ये सिंपली एक कवरिंग बना रहे होते हैं, इस तरह से कोई इस तरह से ना हम कहते हैं हार्ट किस्म का फंक्शन नहीं कर रहे, तो इनको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। तो स्किन के जो सेल्स होंगे हम कहते हैं उनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम है। लेकिन जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, चाहे वो हम अपने आर्म को या अपने आर्म को मूव करते हैं या हैंड को मूव करते हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए थी। अब वो जो एनर्जी चूँकि ज़्यादा है ना, तो फिर क्या हुआ, मसल्स वो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मसल के अंदर जो थे वो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। मसल्स के अंदर जो है वो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या ज़्यादा होता है, इसी वजह से मसल सेल जो होते हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा होगी। हाँ, एक और बात भी ऐड कर देता हूँ। देखें, एक पर्सन है जो एक्सरसाइज नहीं करता, ज़ाहिर है मसल्स को इतना ज़्यादा वो यूटिलाइज़ नहीं करेगा। मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया हैं लेकिन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा। हम एक ऐसा पर्सन लेते हैं सेम फिज़ीक का है लेकिन वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो कोई हार्ड किस्म की जॉब कर रहा है, मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। अब ये दोनों जो है फिज़ीक के लिहाज से एक जैसे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दोनों के जो मसल सेल्स होंगे उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेम होगा। जो एक्सरसाइज करने वाला है उसके सेल्स में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाता है। ये वही बात है, जैसे मैंने कहा था ना, एक सेल अपने जो है ना वो ऑर्गेनेलिस का नंबर इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। कहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन इट्स एक्टिविटी। अब बेटे लास्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है हम इनको एक नाम देते हैं सेल्फ रेप्लिकेटरी ऑर्गेनेली का भी, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ये किस में आते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट। बेटे रेप्लिकेटरी जो हम या रेप्लिका का वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जैक्ट कॉपी यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया है, आप उसी की एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं, तो ये क्या है, रेप्लिकेशन हो रही है, और जो नई कॉपी बनी है रेप्लिका कहलाती है। सेल्फ रेप्लिकेटरी से मीनिंग क्या है, एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो अपनी कॉपीज़ बना सकता है, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसे नए माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। इसका मीनिंग क्या है, ये सेल्फ रेप्लिकेट। और हमारे पास सबूत भी है कि वाकई ये बना सकता है। उसकी वजह क्या है, देखें जब बनाएगा तो उसमें मेम्ब्रेन्स बनानी है, प्रोटीन्स बनाने हैं, एंजाइम, तो फॉर्मेशन किस में होती है, डीएनए, तो ये डीएनए इसके पास मौजूद है। प्रोटीन बनाने के लिए इसमें राइबोसोम्स भी मौजूद हैं। तो हम ये कहते हैं डीएनए, और डीएनए के पास एक कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रियान बनाने की इंफॉर्मेशन थी, और उसके बाद राइबोसोम्स भी थे, तो इस तरह से ये अपने जैसे नए माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। तो बेटा इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटरी ऑर्गेनेली है। आज का ये टॉपिक यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह से हम नेक्स्ट टाइम जो पढ़ेंगे ना प्लास्टिड के बारे में, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आएगा, वो भी क्या होगी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगी। तो बेटे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, यानी एक और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।